हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा यूनिट 2 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जो हमारा यूनिट कंटेंट है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, कॉसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये सब हमारा यूनिट कंटेंट है किसका? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। हमें ये सब टॉपिक कवर करना है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। फ्रेंड्स, तो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से पहले बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, इसी के अंडर आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि कंबाइन टू एलिमेंट ऑफ द सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। मतलब किसी सेट में से, सपोज करिए आपका कोई सेट है ए, ठीक है, उसमें आपका कोई एलिमेंट आता है, जैसे सपोज करिए कि आ गया 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ। बस मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि होता क्या है। अच्छा, पहले बता दूं कि ऑपरेशन का मतलब क्या समझते हैं आप। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ए कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है, ये कहता है कि कंबाइन टू एलिमेंट, मतलब दो एलिमेंट को कंबाइन करिए, मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिए। सपोज करिए कि मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को लेता हूँ। ठीक है, इस पर कोई ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए 1 + 2 किए, ठीक है, तो क्या आया? 3 आया। तो फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन यही कहता है कि आप किसी सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिए, और अगर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो उसी सेट से बिलोंग करता है तो इसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप कोई भी ले लिए ए और बी, ठीक है, इससे रिजल्ट आया सी, तो ये सी भी क्या होना चाहिए? इस ए का ही पार्ट होना चाहिए। अगर ए, स्मॉल ए भी जो आप एलिमेंट लिए हैं, सेट ए से लिए हैं, तो जो रिजल्ट आएगा सी, वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ये क्यों बता रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन? क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बाइनरी ऑपरेटर के, बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जिसका नाम है क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी देखते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहता है? अ नॉन एम्प्टी सेट एस, मतलब कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू क्या कि ए और बी पे कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑपरेशन को डिनोट करता है। ए ऑपरेशन बी कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एस सेट से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल ए और बी जो आप लिए थे वो कहाँ से लिए थे? एस सेट से लिए थे। मतलब कोई एस सेट है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, और आप उसमें से ए और बी उठाते जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस एस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया सी, ठीक है, जो रिजल्ट आया सी वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? एस से करना चाहिए। यही यही तो बाइनरी ऑपरेशन भी कहता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही कहता है, क्योंकि ये बाइनरी का ही पार्ट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो पहला है वो भी यही करता है कि जो आप ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, वो कौन सा ऑपरेशन है? क्लोजर ऑपरेशन। तो क्लोजर ऑपरेशन भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बेसिकली आपको समझना ही है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बोलेंगे कि जो बाइनरी प्रॉपर्टीज के क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वही हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। एकदम सिंपल। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या? एक नॉन एम्प्टी सेट है जो बाइनरी ऑपरेशंस के क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, उसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सिंपल सा। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है मैंने अच्छे से बता दिया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, अपना अगला पार्ट। फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, कि बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। पहला क्लोजर आता है, इसमें एसोसिएटिव आता है, आइडेंटिटी आता है, इन्वर्स आता है और कॉम्यूटेटिव आता है। एक और आता है आइडेंपोटेंट, पर उसको आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस में पहला जो क्लोजर हुआ वो हम देख चुके हैं कि क्लोजर क्या होता है। कि हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है, जैसे उसमें से दो एलिमेंट उठाएं किसी सेट में से, ए और बी। ठीक है, तुम ध्यान से समझिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा चुका है, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई आप दो एलिमेंट लीजिए ए और बी किसी सेट में से, और उस पर ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन करने के बाद अगर उसका वैल्यू सी आता है तो वो सी भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से आप ए और बी को निकालें। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सपोज करिए कि आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल ले लिए क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक कोई सेट लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझते हैं ना, जो 1 से स्टार्ट हो अप टू इन्फिनिटी जाए। ठीक है, तो उसका कोई भी दो वैल्यू हम लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने लिया एक 3 लिया, एक 10 लिया। ठीक है, तो इस पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए। सपोज कि परफॉर्म करिए 3 × 10 या 3 + 10 या फिर 3 / 10। ठीक है, या 3 मल्टीप्लीकेशन 10। ये 4 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 3 - 10, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या अब बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, 3 × 10,
3 इंटू 10 क्या होता है 30। क्या 30 आपका ए और बी क्या था, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए, जो आपको सेट था वो गिवन था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया 1 टू इन्फिनिटी। मैंने उसमें से एक 3 लिया एक 10 लिया, तो ये इसी सेट का तो पार्ट है। जो ए आपने 3 लिया, बी आपने 10 लिया, ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ए और बी। अब उसका रिजल्ट अगर ऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का तो 30 आ रहा है। तो क्या 30 भी नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल है फ्रेंड्स। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 + 10 लेते हैं तो 3 + 10 क्या आएगा 13। 13 भी नेचुरल नंबर है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब है 3 डिवाइडेड बाई 10। फ्रेंड्स 3 डिवाइडेड बाई 10 क्या आता है, देखिए 3 को जब आप 10 से डिवाइड करिएगा तो आपका पॉइंट 0.3 आएगा। क्या आपका 0.3 नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर को नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, पॉइंट नहीं काउंट करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ये डिवीजन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। और सिमिलरली 3 - 10 करिएगा तो क्या आ रहा है आपका -7 आएगा। क्या -7 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहेंगे। यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, एक मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल था क्लोजर प्रॉपर्टी, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, ठीक है। इससे तो आप वाकिफ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक एक प्रॉपर्टी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रॉपर्टी जब तक नहीं समझिएगा प्रूफ नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़। एसोसिएटिव आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है। एसोसिएटिव कहता है, आप एसोसिएटिव से वाकिफ होंगे कि A*B मतलब ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी करते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी इन कोई सेट ए में से, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि जो आप रिजल्ट ले रहे हैं ए बी सी किसी सेम सेट में से होना चाहिए, ठीक है। तो कोई सेट मान लीजिए है यहाँ से अप टू ये आपका कोई सेट है, ठीक है। तो ए बी सी किसी एस का पार्ट है, तो कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी करिए, ठीक है। सपोज करिए कि मैं ए बी सी का कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ए ले लिया आपको 2, बी ले लिया आपको 4, सी ले लिया आपको 8, ठीक है। तो एसोसिएटिव कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन आप करिएगा ए ऑपरेशन बी, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, पहले प्लस ऑपरेशन कर लेते हैं। बी आपका 4 है, सी क्या है +8 है, ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ए अब यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या लिया है 2, ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं। बी क्या है आपका 4 ले लिए, यहाँ पर ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं। सी की जगह क्या है 8, सॉल्व करिए तो 4 2 6 एंड +8 कितना हो जाएगा 14, और ये भी कितना रहा है 14। तो ये जो प्लस वैल्यू है, जो प्लस ऑपरेटर मैंने लिया, तो ये एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो किस में आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। इसी तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है ना। हो सकता है कोई इसको फॉलो करे, कोई फॉलो ना कर रहा हो, जैसे क्लोजर में फॉलो नहीं कर रहा था आपका। फ्रेंड्स थर्ड नंबर है हमारा आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन करिए, जैसे कि कोई ए एलिमेंट लिए सेट में से, ठीक है, उस पर कोई भी ऑपरेशन करिए, ई कोई आपका वैल्यू हो गया, तो वो ई वैसा वैल्यू है जो उसके वैल्यू को चेंज ना करे बल्कि ए ही रहे। जैसे कि आप कोई ए एलिमेंट 1 लिए तो उसका रिजल्ट ऑपरेशन करने के बाद भी ई के साथ उसका वैल्यू चेंज ना हो, ए ही रहे, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, चलिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज करिए कि ए इक्वल टू लिया अपना 5, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 ऑपरेशन ई 5 ही रहना चाहिए। तो ऑपरेशन आप कोई भी लगा सकते हैं, पता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या करें, एडिशन लेते हैं। तो ई का वैल्यू क्या रखिएगा कि ये 5 ही रहे, 0 रखिएगा, तो ये क्या रहेगा 5 ही रहेगा। फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना, एकदम ध्यान से समझिए। मैंने ये आइडेंटिटी कहता है कि जो वैल्यू आप जो एलिमेंट आप किसी उस सेट से लिए हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं रहना चाहिए, आइडेंटिटी में वही रहना चाहिए। तो ई की वैल्यू क्या पुट करे कि वैल्यू वही रहे, तो हमने 0 पुट किया, तो 5 + 0 5, यानी हमारा ए रहा, यानी जो प्लस वाला है ऑपरेटर ये आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि सही है। अगर इसी की तरह प्लस की जगह हम क्या लेते हैं, प्लस की जगह हम मान लीजिए इंटू लेते हैं, ठीक है। 5 × ई = 5, तो ई के वैल्यू आप क्या रखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं, तभी तो आपका 5 × 1 = 5 आता। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों क्या कर रहा है, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहीं पे आप डिवीजन लीजिए, 5 डिवीजन ई = 5, यहाँ पे क्या लीजिएगा ई = 1 लीजिएगा, ताकि 5/1 क्या रहे 5 ही रहे। तो समझ रहे ना फ्रेंड्स, कैसे आइडेंटिटी कब होगा। आइडेंटिटी याद रखिए कि आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी वो वैल्यू है जो
ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, मतलब जो आप इनिशियली वैल्यू लिए हैं सेट में से, एलिमेंट जो उठाए हैं उसका वैल्यू वही रहे ऑपरेशन करने के बाद भी, तो वो आइडेंटिटी होगा। तो एसोसिएटिव क्लियर हो गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना इन्वर्स, की इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स से आप खुद समझ रहे होंगे कि वो क्या होगा फ्रेंड्स। तो आप इन्वर्स से क्या समझते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, इसमें दो ही चीज़ एग्जिस्ट करता है, एक एडिशन और एक आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन वो वैल्यू रहेगा जो आपका गिवन, जो आप लीजिएगा एलिमेंट, उसको जीरो बनाएगा, तो जो जीरो बनाएगा वही उसका वैल्यू होगा एडिशन में। देखिए भी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में 1 करता है, याद रखिएगा। और ये दोनों एलिमेंट आपका क्या है, एडिट, मतलब एक तरह से समझिए कि इन्वर्स प्रॉपर्टी तभी डिफाइन होता है जब सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो एटलीस्ट। एग्जांपल में आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी 0, एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इन्वर्स में आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे इन्वर्स में, तो वो कौन होता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि आप 5 ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, तो अब इसको बोले कि एडिटिव, मतलब आप एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करिए इन्वर्स में, तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5, पता है आपको। तो यहाँ पे 5 प्लस ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे थे, एडिशन का काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, उसका इन्वर्स, 5 का इन्वर्स क्या हो गया, -5, तो वैल्यू क्या आया, 0। तो फ्रेंड्स ये 0 भी उस सेट में होना चाहिए, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू एडिशन में, अगर इन्वर्स को एडिशन के टर्म में ले रहे हैं, तो वो वैल्यू जो उसको 0 कर दे, वो वही वैल्यू क्या होता है, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब 5 प्लस ई, ई इसको नहीं, ये ई इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। ये जो 0 और 1 हुआ, इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। ई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इसका इन्वर्स हो गया, ये तो इन्वर्स हो गया ना, ये ई थोड़ी होगा। इसका मतलब 5 और ये इन्वर्स ऑफ 5, ठीक है ना, इन्वर्स 5, जिसको कह सकते हैं कुछ भी कि ए ऑपरेशन अगर बी किए, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स। तो कोई भी मुश्किल नहीं था, बस आपको समझना ये है कि एडिशन में दो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, एक 0 सेट में होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अगर एडिशन परफॉर्म करेगा तो सेट में 0 होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स वो वैल्यू होता है जो उसको 0 बना दे एडिशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जब आप यूज़ करिएगा तो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 1/3, यही तो इसको 1 बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये 1/3 क्या हो गया, यहाँ पे वो वैल्यू हो गया जो इसको क्या कर रहा है, 1 कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो यही सब ध्यान रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में कैसे होता है। तो इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके सेट में आपका या तो 0 हो, या तो 1 हो, या फिर दोनों हो, ठीक है, ताकि ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सके। ये सब तब और ज़्यादा क्लियर होगा जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बाइनरी में फ्रेंड्स। कॉम्यूटेटिव आप समझते हैं कि अगर ए ऑपरेशन बी कोई कर रहे हैं तो वो इक्वल आना चाहिए बी ऑपरेशन ए की थी। अब इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट करता है। कॉम्यूटेटिव आप पढ़ते आते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बी इंटू बी प्लस ए, है ना। जैसे कि कोई ऑपरेशन कर रहे हैं 1 + 2 लिए, ठीक है, प्लस ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, वैल्यू सेम है। इस मीन यह कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। अगर यही रहता है 1 × 2 या फिर 2 × 1, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ए क्रॉस बी अगर कर रहा है तो बी क्रॉस ए भी करे, मतलब कर सकता है जो वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होगा, तो ये किसको एग्जिस्ट करेगा, कॉम्यूटेटिव को। फ्रेंड्स ये जो सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, ये क्यों पढ़ा, चलिए अभी हम देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको बताएगा कि हमने जो पढ़ा है अभी सारे ऑपरेशंस को जो पढ़े वो क्यों पढ़े हैं, क्या हुआ, प्रॉपर्टीज को पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम था वो था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसे कहेंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इट मीन्स द बाइनरी ऑपरेशन का वो प्रॉपर्टी क्लोजर, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन का वो प्रॉपर्टी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो करे वो कौन सा होता है, क्लोजर। तो क्लोजर जो क्लोजर हुआ तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दूसरा है कि क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, मतलब बाइनरी प्रॉपर्टीज का वो दो वैल्यू, मतलब वो दो प्रॉपर्टीज क्लोजर और एसोसिएटिव को जो फॉलो करेगा वो कौन सा क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप को आपको डिफाइन करने कोई बोलेगा तो क्या करेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन के दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किसको क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, दोनों है तो सेमी ग्रुप। और यहाँ पे देखिए अब क्या है आपका मोनोआइड्स, मतलब आपका लगातार कितना टॉपिक क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए कैसे, जो क्लोजर होगा वो अलजेब्रिक, जो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव होगा वो सेमी ग्रुप। क्लोजर क्या होता है पता है, एसोसिएटिव क्या होता है ये भी पता है।
अब आते हैं जो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी हो उसको इज कॉल्ड मोनोइड्स। मतलब बाइनरी ऑपरेशन का, बाइनरी प्रॉपर्टीज का वो वैल्यू जो फॉलो करे, क्लोजर भी हो, जो एसोसिएटिव भी हो, वो आइडेंटिटी भी हो, उसको क्या कहते हैं? मोनोइड। मोनोइड्स हो गया। जो बाइनरी ऑपरेशंस के बाइनरी प्रॉपर्टी चाहिए, क्लोजर को भी फॉलो करे, एसोसिएटिव को भी फॉलो करे, आइडेंटिटी को भी फॉलो करे, इनवर्स को भी फॉलो करे, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स ये सब आपको डिफाइन करने आएगा तो कर सकते हैं इजीली। अगर और इसमें ये कितना ग्रुप हो गया? 4 हो गया। और अबेलियन ग्रुप, ये सबसे मेन है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो बाइनरी प्रॉपर्टीज को जो क्लोजर को भी फॉलो करे, एसोसिएटिव भी फॉलो करे, आइडेंटिटी भी फॉलो करे, इन्वर्स भी करे, कॉम्यूटेटिव भी करे, उसको क्या कहते हैं? एबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि एक एक क्या हो रहा है, सब में इंक्रीज होते चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर वो अलजेब्रिक, क्लोजर में एसोसिएटिव ऐड कर दी तो सेमी ग्रुप क्लोजर। इसका मतलब मोनोइड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी कह सकते हैं ना। सेमी ग्रुप भी हो अब प्लस आइडेंटिटी को भी फॉलो करे, मोनोइड्स वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए, ताकि हमको पूरा लिखना ना पड़े कि क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी। अब एबेलियन ग्रुप आ गया तो आप क्या बोलेगा कि क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इन्वर्स भी हो, कम्यूटेटिव। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कहना है कि ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव। मतलब बाइनरी प्रॉपर्टीज का वो वैल्यू जो कम्यूटेटिव को फॉलो करे, अब प्लस ग्रुप हो। ग्रुप आप बोल दिए, इसका मतलब कि चारों प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो गया। तो एबेलियन ग्रुप को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका बेसिक। अब है कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसा आएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करिए, आपको दिया रहेगा कोई सीट, बोलेगा कि प्रूफ करिए कि एबेलियन ग्रुप है। तो आप समझ गए कि एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए मैं क्या क्या दिखाना पड़ेगा? पहले दिखाना पड़ेगा क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इन्वर्स होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी को हर हाल में फॉलो करेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एबेलियन होने के लिए ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तो एबेलियन ग्रुप होगा। ग्रुप प्रूफ करने बोलेगा तो ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दीजिएगा, तो वो ग्रुप प्रूफ हो गया। मेन यही आता है। मोनोइड्स बोलेगा, मोनोइड्स का डेफिनेशन पूछेगा, याद रखिए मोनोइड्स और एबेलियन ग्रुप 100% आपको इसका डेफिनेशन आने वाला है। तो बाइनरी प्रॉपर्टीज का वो प्रॉपर्टीज जो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी को फॉलो करता है, तो वो क्या होता है? मोनोइड होता है। मतलब ये 3 प्रॉपर्टी मोनोइड के अंदर आता है, ठीक है। और सेमी ग्रुप के अंदर ये 2 प्रॉपर्टी आया, क्लोजर की प्रॉपर्टी अंदर कौन आया? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सिंपल था, आपको आई होप कि समझ में आया हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आता है कि एबेलियन ग्रुप को प्रूफ करिए अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। तो दोनों का हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, दोनों में से एक आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे g इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 5 चीज़ हमें दिखाना होगा। क्या क्या? जो 5 प्रॉपर्टी था, क्लोजर था, एसोसिएटिव था, आइडेंटिटी था, इन्वर्स था और कम्यूटेटिव था। ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है एबेलियन ग्रुप, इसी से तो बनता है एबेलियन ग्रुप। तो हमें वो दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल होता है। करना क्या है कि आपको एक कंपोजिशन टेबल बनाना है, बस आप ये सीख गए कैसे बनाना है, आपका सॉल्व हो गया। देखिए 2 स्टेप होता है। एक कि आप पूरा थ्योरेटिकल लिखिए कि ये क्लोजर क्यों हुआ, ये एसोसिएटिव ये क्यों होगा, ये पूरा सॉल्व करिए। एक होता है कंपोजिशन टेबल बनाइए और सीधा शो कर दीजिए। तो हम लोग वही करेंगे क्योंकि वो ईजी है। तो कंपोजिशन टेबल बनता कैसे है? तो जो आपका जी दिया हुआ है उसे लिखिए पहले। क्या दिया हुआ है? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये आपका जी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका वैल्यू गिवन है उसको रॉ में लिखिए, उसको कॉलम में लिखिए। तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी, ये रॉ में, ये कॉलम में लिख दिया। अब ये रॉ में सेम चीज़ लिखिए जो आपको गिवन है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। फ्रेंड्स अब आपने मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या बोल रहा है? अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर एडिशन बोलता है तो सेम काम करते, ये लिखते यहाँ पे, ये लिखते हैं और एडिशन कर देते हैं। अभी ये क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है तो गुना करिए। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1 1 × -1 क्या हो जाएगा? -1। कुछ नहीं किए फ्रेंड्स, याद रखिए जो क्वेश्चन दिया था उसको कॉलम में लिखे, उसको रॉ में लिखे, आप गुना कर रहे हैं क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है। अभी आपको समझा नहीं रहे हैं, मतलब नॉर्मल सा काम किए हैं, ठीक है। कंपोजिशन टेबल ऐसे ही बनता है। तो 1 × आयोटा करेगा तो क्या होगा? आयोटा। 1 × माइनस आयोटा करेगा तो माइनस आयोटा, ठीक है। अब बोला कि -1 × 1 क्या हो जाएगा? -1 -1 × -1 क्या हो जाएगा? +1 -1 × आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। -1 × माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आयोटा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली आपका ये वैल्यू आ जाएगा जब इससे ये मल्टीप्लाई करेगा और इससे इन चारों को मल्टीप्लाई करेगा। आपको पता है ना कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। याद रखिएगा इस बात का, मैंने लिख दिया था कि आप खुद से भी ये 2 स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्या इसका बना दिया? कंपोजिशन टेबल। ये बहुत सिंपल सा कंपोजिशन टेबल बना। ये हमने क्यों बनाया है?
ठीक है, ताकि हम इजीली जब अपना स्टेटमेंट लिखे ना कि क्लोजर में, ये बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसका कंपोजिशन टेबल बना दिए, टीचर यही देख के आपको 5 मार्क्स यूँ दे देगा अगर ये लॉन्ग में है, और 6 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स यूँ दे देगा इसको देख के, क्योंकि जान जाएगा कि बच्चा को आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाना होता है एबिलियन ग्रुप में कि ये क्लोजर है। क्लोजर क्या कहता है कि आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं ए बी और उसका रिजल्ट सी आ रहा है, तो वो भी क्या होना चाहिए, उसी में होना चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी का उसी सेट का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे रिजल्ट आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ रहा है, 4 ही चीज़ आ रहा है, 1 -1 आ रहा है, या फिर आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है। क्या इसके अलावा कंपोजिशन टेबल में आपका कोई भी वैल्यू आ रहा है? कोई भी वैल्यू आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि ये जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो किसके हैं, जी ग्रुप के हैं, इसलिए क्या है, क्लोजर है। कहेंगे सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, द सेट। ठीक है, ये सिंपल समझ गया आपको, कंपोजिशन टेबल किसके है, जो भी एलिमेंट्स है वो गिवन सेट का ही तो है। यही तो आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ रहा है, तो ये जो भी सेट है वो गिवन सेट का ही एलिमेंट्स है, इसीलिए ये क्या है, क्लोजर है। ठीक है, सिंपल था। अब दूसरा क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है, देखिए एसोसिएटिव कहता है ना कि ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में ऑपरेशन सी था इक्वल्स टू क्या होता है, ए ऑपरेशन ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी, यही था हमारा एसोसिएटिव। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हमारा देखिए, इस हमको एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन टेबल में जो एलिमेंट है जी का वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा भी है माइनस आयोटा भी है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना। और ये हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है, बस डायरेक्टली कहते हैं क्या, ये प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है क्या, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब ये रूल है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये यहाँ से एसोसिएटिव आपका प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टी आपका हो गया आइडेंटिटी। फ्रेंड, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या समझते हैं आप, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो क्या ये 1 आपके जी में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, डायरेक्टली लिख देंगे कि हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड बिलोंग्स टू ग्रुप, जो सेट है आपका जी वहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फ्रेंड्स बस लिख देना है यार, इतना ध्यान रखिए, छोड़ना नहीं है आपको, मेन कंपोजिशन टेबल बनाना था और इसके थ्रू जो स्टेटमेंट में आ रहा है वो लिख दिए। क्लोजर में क्या कर दिए, कह दिए कि 1 - आयोटा आयोटा माइनस आयोटा जो भी हमारा रिजल्ट है वो जी का एलिमेंट है, तो क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव में बोल दिए कि ये प्रॉपर्टी ही होता है कि कॉम्प्लेक्स है तो वो एसोसिएटिव होगा ही उसका मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी में क्या बोल दिए कि आइडेंटिटी 1 होता है तो 1 सेट का पार्ट है, तो डायरेक्टली बोल दिए कि हमारा आइडेंटिटी भी होगा। अब हमारा क्या रहा है, इन्वर्स। देखिए कितना सिंपल रहेगा इन्वर्स। इन्वर्स क्या बोलता है फ्रेंड्स, इन्वर्स बोलता है कि 1 का इन्वर्स कौन होता है, 1 का इन्वर्स होता है -1, आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। क्या ये सारे बिलोंग कर रहे हैं जी से, क्या ये 1 है तो क्या -1 आपके सेट में है, बिल्कुल है। क्या आयोटा है तो उसका इन्वर्स माइनस आयोटा है, बिल्कुल है। तो कह देंगे कि हमारा इन्वर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आए आपको लिखना है, याद रखिए छोड़ना नहीं है। अब क्या बचा आपका कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है कि a प्लस बी है तो वो इक्वल टू b प्लस ए हो, या फिर a इंटू बी है तो इक्वल टू b इंटू ए हो, और ये भी यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट कर। क्यों, क्योंकि यहाँ में दिख रहा है कि ये जो आपका बना हुआ है टेबल, इसका कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, देखिए कोरस्पॉन्डिंग रोज कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स क्या है, आइडेंटिकल है, इसीलिए क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव होगा, सीधी सी बात। या फिर आप वैल्यू भी रख सकते हैं कि हम कह देंगे कि 1 प्लस आयोटा कुछ ले लिए, या फिर आयोटा प्लस 1 दोनों क्या है, a प्लस बी, मतलब कुछ भी लिखिए लेकिन लिखना है। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो रो और कॉलम है यहाँ पे आइडेंटिकल है, इसीलिए हमारा कॉम्यूटेटिव है फ्रेंड्स। तो जब, और उसके बाद नीचे एकदम अच्छे से लिखना है कि ये जो अब कंपोजिशन टेबल हमने बनाया है ये क्लोजर को ही फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को, इन्वर्स को, सारा एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप, प्रूफ हो गया, इट इज़ एन एबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना, कोई भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाए और लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2 टॉपिक इससे रिलेटेड और पढ़ना है कंपोजिशन टेबल से। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, एक होता है एडिशन मॉड्यूलो, उससे क्वेश्चन आ सकता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। चलिए उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से सॉल्व करिए। ठीक है, तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, बस इसका कंपोजिशन टेबल बनाइए, आप खुद समझ जाइएगा क्या करना है। द सेट जी ये आपका दे दिया, बोला कि इसे ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कंपोजिशन टेबल बना लीजिए। जब भी मॉडुलो की बात है कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, या फिर एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आए कंपोजिशन टेबल बना लीजिए अगर डेटा आपको गिवन है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको रो कॉलम में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6
मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉलम रॉ में भी वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। बोल क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करिए। और यहाँ पे मॉड्यूलो जो दिया रहता है फ्रेंड्स, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है जो 7 है ना, ये रॉ कॉलम के एकदम बीचों बीच सबसे टॉप पे उधर लिख देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ पता चलेगा अभी, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, तो मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 का 1 से करेगा तो 1, 1 2 जा 2, एकदम ध्यान से देखते रहिए, एकदम सिंपल है। 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। आप बोलेंगे कि भाई इसमें क्या ही चेंजिंग आया, ये तो बस गुना कर दिए। तो यहाँ पे 1 के साथ हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि वैल्यू लेस देन 7 था। जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, देखिए हम क्या करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले अब 2 पे आते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फ्रेंड्स अब क्या आ रहा है, जो हमारा मॉड्यूलो दिया हुआ है वैल्यू उससे बड़ा आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जैसे ही हमारा वैल्यू बड़ा आता है ना, तो जो हमारा मॉड्यूलो दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, आपका वैल्यू 2 4 या 8 आया, जैसे ही मॉड्यूलो से हमारा बड़ा आ गया, तो जो मॉड्यूलो दिया हुआ है जो गुना करके आ रहा है उससे डिवाइड करिए मॉड्यूलो से। तो 7 मॉड्यूलो 8 करेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो 7 1 जा 7, 8 में साथ दिया 1, रिमाइंडर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। समझ में आया। जब वैल्यू बड़ा आएगा तो क्या करेंगे, अब है 2 5 जा 10, तो 10 को 7 को डिवाइड दिए 10 से, तो क्या आ जाएगा 7 1 7, रिमाइंडर कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। अगर वैल्यू मॉड्यूलो से बड़ा आ जाए तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना है। क्लियर, बस सॉल्व हो गया। अब इस वीडियो को पॉज करिए, आप पूरा वैल्यू खुद लिखिए और मैच करिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं सॉल्व करता हूँ। 2 6 जा 12, 12 हो गया यहाँ पे, यहाँ 7, तो मॉडलो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, यानी 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। सिमिलरली 3 1 जा 3, जब कब ये करना है, जब वैल्यू मॉडलो से बड़ा आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, वैल्यू बड़ा आ गया, तो 7 डिवाइडेड बाई 9 करिए, आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 7 1 जा 7 2, तो यहाँ पे 2 दे दिए। 3 4 जा 12, वैल्यू बड़ा आ रहा है, तो माइनस कर निकालेंगे तो 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दिए। 3 5 जा 15, तो 7 मॉडलो 15 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 मॉडलो 15, 7 2 जा 14 करेंगे, देखिए वैल्यू 1 आ गया इसका, तो ये 1 हो गया। 3 6 जा 18, अब 7 मॉडलो 18 करिए, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, यानी इट मीन्स 4 हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 4 पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 1 5 2 6 3, ये आएगा 5 3 1 6 4 2। समझ में आ गया वो कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे 6 1 जा, एक और देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 आया तो 7 मॉडलो 12 दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, रिमाइंडर 5 बचेगा। सिमिलरली 6 3 जा 18, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। फ्रेंड्स तो यही हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडलो। देखिए कितना सिंपल था, इसीलिए आपको ये बता दिए ताकि एग्जाम में आए तो आपसे क्वेश्चन छूटे ना। एबलिन ग्रुप प्रूफ करने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें डेटा दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो बहुत ही सिंपल था। अब क्या देखते हैं एडिशन मॉडलो। फ्रेंड्स इसमें एक और कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि अगर वैल्यू 1 इंटू यहाँ पे 7 रहता और 7 आता तब क्या करते हैं, मतलब मॉड्यूलो के बराबर रहता तब क्या करते हैं। यहाँ से मॉड्यूलो से बड़ा हो रहा था, आप क्या कर रहे हैं रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर मॉड्यूलो के बराबर भी आ जाए तो भी आपको रिमाइंडर ही निकालना है, तो रिमाइंडर वहाँ पे कितना हो जाता है उस समय 0। क्लियर, इट मीन 7 मॉड्यूलो कितना 7, तो 7 मॉड्यूलो 7 करेगा तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना 0। इट मीन्स कि आपका केस अगर कोई ऐसा था जो गुना करने पे मॉड्यूलो के इक्वल है, तो जो गिवन है मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करते हैं उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है 0 और वहाँ पे 0 लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब बराबर हो या फिर बड़ा हो मॉडुलो से क्या करना होगा, रिमाइंडर निकालना होगा। चलिए अब देखते हैं एडिशन मॉडुलो। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये आपका दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो, ठीक है, इसका फाइंड करना है एडिशन मॉडुलो, जिसमें आपको 6 आपको मॉडुलो 6 दे दिया इसका वैल्यू, ठीक है ना, मतलब जो रॉ कॉलम के बीच में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, इसका लिमिट दिया हुआ है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से +6 दिया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर वाला काम कब करते थे, जब इस वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 7 आ गया था, तो जो हमको 7 गिवन था यहाँ पे 6 गिवन है एडिशन में। तो चलिए देखते हैं कि एडिशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एडिशन मॉडल में भी एकदम कंपोजिशन टेबल बनाना है, सिंपल नंबरिंग दीजिए 0 1 2 3 4 5। आपको समझ में आएगा कि एडिशन मतलब क्या करना है, 0 1 2 3 4 5। तो 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 4 0 + 5। क्लियर। अब 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 कितना हो गया 3 + 1 4 4 + 1 5 और 1 + 5 कितना 6। जैसे ही 6 पहुंचा इक्वल टू पे पहुंचा 6 माइनस, तो क्या करेंगे 6 - 6 मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
जब जैसे ही मतलब आपका मॉडलो के पास पहुंचा, यहाँ पे 6 है ना, एडिशन मॉडलो कर रहे हैं, तो जैसे ही वैल्यू ऐड करने के बाद 1 + 5 6 पहुंचा, तो 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स हमारे एडिशन मॉडलो में जब वैल्यू बराबर आया 1 + 4 हमारा क्या है, पहले 5 आया, फिर 1 + 5 की तो हमारा क्या है 6 आया, तो यहाँ माइनस, यहाँ सब्ट्रैक्शन थोड़ी करेंगे, अरे यार 1 + 5 6 आया ना, तो 6 अब वापस से यही काम करेंगे, ऐड कर रहे हैं, मतलब अब क्या करेंगे 2, जैसे कि 1 + 5 वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 मॉडलो 6 करेंगे, सेम काम, ठीक है ना, तो 6 को 6 से डिवाइड देंगे, तो 1 बार में 6 कितना है रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 1 + 5 6 की जगह क्या आ जाएगा 0। क्लियर है कैसे, इसमें क्या कि इसमें भी वही काम, जहाँ एडिशन मतलब करना क्या था, बस वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, वैल्यू जहाँ बड़ा या बराबर आ रहा है तो वहाँ पे मॉडल लगा दिए। यहाँ भी वही काम, वैल्यू को ऐड करिए, जहाँ भी आपका वैल्यू सेम या उससे बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे भी क्या करिए मॉडलो करके उसका वैल्यू लिखिए, तो 2 0 हो जाए, यहाँ पे 2 + 0 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, यहाँ पे देखिए 4 + 2 कितना हो गया 6, सेम काम है, 6 आया तो 6 किए तो 1 जाए, ये भी आपका क्या आ गया 0 हो जाएगा, और 2 + 5 कितना 7, तो 6 मॉडलो 7 तो कितना हो जाएगा 6 × 6, यहाँ पे 1 बचा तो ये हो जाएगा आपका 1। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना वैल्यू क्या है, सिंपल है, ठीक है। वापस से 3 का करिए, खुद से करिए पॉज करके, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, जैसे ही 6 आया तो 6 मॉडलो 6 कितना होता है 0 रिमाइंडर, तो ये हो गया 0। अब 4 + 3 7, तो 6 मॉडलो 7 कितना होता है 1 रिमाइंडर, तो ये लिख दिए। 5 और 3 8, तो 6 जैसे ही 6 से बड़ा आया क्या किए मॉडलो निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 8 - 6 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वापस चलिए अब 5 का निकालते डायरेक्टली, तो 5 का निकालते तो 5 + 0 5, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 6 मॉडलो 6 0 6, फिर उसके बाद 5 2 7 7 6 मॉडलो 7 कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1, उसके बाद 5 3 8 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 5 + 4 कितना हो गया 9, तो जैसे ही 9 हुआ तो 6 मॉडलो 9 करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यानी बचा कितना 3, क्योंकि 6 × 6 9 - 6 3, तो इसका रिमाइंडर बचा 3, तो 3 लिख दिए। अब बचा 5 + 5 कितना हो गया 10, इसमें 6 मॉडलो 10 कितना हो गया 4, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। सिमिलरली आप इसका निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू आपका आई थिंक आएगा 4 5 0 1 2 3 ये आएगा। फ्रेंड्स तो देखिए यही था आपका एडिशन मॉडलो। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन बोले तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए और जहाँ पे बड़ा या बराबर है उसको रिमाइंडर निकालिए, वो वैल्यू लिख दीजिए। एडिशन मॉडलो में क्या करना है सेम काम, बस एडिशन करिए कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ही वैल्यू इक्वल टू जो आपका मॉडलो गिवन है आ जाता है तो वहाँ रिमाइंडर निकाल के वो वैल्यू लिख दीजिए। यही था आपका एडिशन मॉडलो। तो यहाँ पे हमारा मॉडलो एंड होता है। फ्रेंड्स देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस आप देख लीजिए। क्वेश्चन एडिशन मॉडलो का एबिलियन ग्रुप अगर प्रूफ करने बोला, कंसीडर द सेट जी, ये दिया हुआ है एडिशन मॉडलो 8 एज द ऑपरेशन प्रूफ इट इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या किए हम 0 2 4 6 लिखे, 0 2 4 6 लिखे, उसके बाद यहाँ पे लिखे प्लस एड मॉडुलर दिया हुआ था। अब कह रहा है कि प्रूफ करिए एबिलियन ग्रुप है। प्रूफ करने के लिए आपको पूरा प्रॉपर्टी 5 दिखाना होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स और कम्यूटेटिव। तो क्लोजर क्यों है, क्योंकि जो वैल्यू आप करिएगा जैसे ही आपका 8 से बड़ा आता है आप सब्ट्रैक्ट, आप उसका मॉडुलर निकालिएगा, रिमाइंडर निकाल के वो वैल्यू लिखिएगा, तो वैल्यू आपका 0 2 4 6 ही आएगा। इसका मतलब वो मेंबर जी का, इसलिए क्लोजर है, ठीक है। एसोसिएटिव में भी लिख देंगे सीधा कि एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव, जैसे मल्टीप्लिकेशन में किए थे ना, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एडिटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिमिलरली एडिशन ऑलवेज क्या होता है एसोसिएटिव ही होता है, ठीक है। क्योंकि a + b ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में b + c ऑलवेज इक्वल ही होगा। आइडेंटिटी में क्या होता है कि a वैल्यू आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि a + 0 मतलब क्या जोड़ें कि a ही रहे, तो इसमें आपका 0 आइडेंटिटी एट द एलिमेंट दिया हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होता है, 0 1, अगर 0 है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, 1 है तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ कह देंगे कि 0 बिलोंग्स टू g, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इनवर्स में हो गया कि वो वैल्यू जो उसको मॉडलो करने पे 0 कर दे, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ मॉडलो का वैल्यू कितना दिया हुआ था 8 दिया हुआ था ना, 8 मॉडलो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 में 0 करेंगे तो 0 को 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। मतलब कि किसका कौन पेयर बड़ा है इन्वर्स, इन्वर्स इसमें अब सोचिएगा कि 2 का इन्वर्स तो -2 होता है, तो ये नहीं फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं। इसका देखिए जैसे कि 2 का मॉडलो इसमें होगा 6, क्यों, क्योंकि मॉडलो आपको गिवन कितना है 8 गिवन है, मतलब इसको किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर 0 बचे, तो 2 के साथ कौन आएगा +6, 2 + 6 करिएगा तभी तो आपका 8 वैल्यू आएगा, और 8 को जब आप 8 से जो आपका मॉडलो गिवन था उससे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो पेयर हम वो वाला बनाएंगे जो रिमाइंडर को 0 कर दे, तो यहाँ पे 2 6 पेयर बनेगा 4 + 4, जो आपको ऐड करने पे मॉडलो के इक्वल आ जाए वो उसका इन्वर्स वैल्यू देगा, 2 का 6, 4 का 4, 6 का 2, ठीक है। ये सब रिमाइंडर क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इस तरीके से कहेंगे कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और कॉम्यूटेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि
क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल था, एबिलियन ग्रुप को प्रूफ करना, ये आपके एग्जाम में आएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप ये हमारा नया टॉपिक है। तो अ सब ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। सब ग्रुप क्या बोला कि ये क्या है, सबसेट है। गाइस वर्ड को पकड़िए कि वर्ड क्या बोल रहा है, ठीक है। सब ग्रुप क्या है, एक सबसेट है एक ग्रुप जी का। मतलब ये जो सब ग्रुप है जी से बना हुआ है, ठीक है। दैट इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप। इटसेल्फ मतलब क्या, जो खुद से एक नया ग्रुप बना ले। एक सब ग्रुप सबसेट होता है किसका, जी का, जो खुद से बन जाता है अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइन इन जी। इसका मतलब क्या होता है, अब समझिए अच्छे से। सपोज करिए कि जी कोई एक सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब ग्रुप क्या कहता है कि ये एक ऐसा ग्रुप बना लेता है जो खुद से, मतलब खुद से बन जाता है। मतलब वो क्या है, जी का, और वो नया ग्रुप मान लीजिए एच बन रहा है, तो वो जो बनेगा ना वो सबसेट होगा। मतलब एच यहाँ पे सबसेट होगा जी का। ध्यान से समझिए कि एच एक नया ग्रुप है जिसको सब ग्रुप कह रहे हैं, वो सबसेट है जी का, और ये खुद से बन जाता है। कैसे, इसका यूज करके कि जो प्रॉपर्टीज यूज हुआ है इस जी को बनने में, वही प्रॉपर्टी से क्या करता है, एच खुद को बना लेता है। वही कह रहा है कि अ सब ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। मतलब जो सब ग्रुप नया बन रहा है वो सबसेट है जी का। दैट इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप। मतलब वो खुद से ग्रुप को क्या कर लेता है, बना लेता है अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइन जी। मतलब जिस ऑपरेशन से जी बना है उसी ऑपरेशन से खुद को क्या करता है, एच बना लेता है, एक नया ग्रुप। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसका कंडीशन देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, बस अगर पूछ देगा कि सब ग्रुप क्या होता है तो आपको लिख देना है कि सब ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ जी एंड इटसेल्फ इट मेक एंड अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड इन जी इट मेक्स, ठीक है। अब एक कंडीशन फॉर सब ग्रुप, कि सब ग्रुप का कंडीशन क्या क्या होता है कि वो क्लोजर होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और इन्वर्स होना चाहिए। ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सब ग्रुप है। बस जैसे था ना एबिलियन के लिए 5, तो सब ग्रुप के लिए कितना है, 3। क्लोजर होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और इन्वर्स, सी आई आई, याद रखिएगा, सी आई आई, क्लोजर आइडेंटिटी इन्वर्स, किसके लिए, सब ग्रुप के लिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। कि सब ग्रुप कौन होगा, जो क्लोजर होगा, आइडेंटिटी होगा और इन्वर्स होगा। देखिए क्लोजर कैसे है, अगर ए बी कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है एच से, तो अगर ऑपरेशन ए भी करेगा तो वो भी एच में होना चाहिए। यही तो क्लोजर कहता था। आइडेंटिटी क्या कहता है कि आइडेंटिटी 1 और 0 होता है, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जो जी में है वही एच में भी होना चाहिए, इसीलिए आइडेंटिटी का कंडीशन लगाया। और इन्वर्स कह रहा है कि अगर ए मौजूद है एच में तो ए इन्वर्स भी होना चाहिए एच में। यही हो गया हमारा इन्वर्स। तो फ्रेंड्स यही था हमारा सब ग्रुप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारा साइक्लिक ग्रुप क्या है। तो पढ़िए, अ साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट जी such that every element in the group can be written as g की पावर n अंडर मल्टीप्लीकेशन और एन जी अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ साइक्लिक ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप में कह रहा है कि साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो जनरेट हो जाता है किसी एक सिंगल एलिमेंट से ही। मतलब कि जो ग्रुप बन रहा है, सपोज करिए जी बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो साइक्लिक ग्रुप ये कहता है कि इस 6 एलिमेंट्स में कोई एक दो एलिमेंट्स ऐसा होगा जिससे ये पूरा ग्रुप डिराइव हो सके। मतलब वापस से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, आइदर एडिशन और आइदर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों में से कोई ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करके किसी एक एलिमेंट से वापस पूरे ग्रुप को बनाया जा सके, वापस इस सारे एलिमेंट्स को डिराइव किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से सुनिए, साइक्लिक ग्रुप वो होता है जिसमें से ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट से वापस उस ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जनरेटर क्या होता है, द एलिमेंट जी इज कॉल्ड द जनरेटर, और वो एलिमेंट उस ग्रुप का जो सारे एलिमेंट को वापस से डिराइव कर दे रहा है वो क्या कहलाता है, जनरेटर, वो एलिमेंट। अब साइक्लिक, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। देखिए ये जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, साइक्लिक ग्रुप्स आर ऑलवेज एबिलियन। याद रखिएगा साइक्लिक ग्रुप जो होता है ऑलवेज एबिलियन होता है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको हम दो ऑपरेशन बताएंगे, एक होता है मॉड्यूलो, ठीक है, एडिशन, मॉड्यूलो अंडर एडिशन, और एक होता है मॉड्यूलो अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है। तो सपोज करिए सिंपल देख लेते हैं हमारा क्या होता है कि सपोज करिए कि साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे लिखते हैं हम साइक्लिक ग्रुप Z6। मैंने बताया ना कि जी जो डिराइव हो रहा है दो तरीके से हो सकता है, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अंडर एडिशन। तो पहले अंडर एडिशन देखते हैं, Z6 एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस समझ जाएंगे। मॉड्यूलो 6 अंडर एडिशन, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब कहेगा कि जनरेटर निकालिए कि इस क्या, और आपको जेड दिया रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि Z6 दिया रहेगा, मतलब जो एलिमेंट 0 1 2 3 4 5।
फ्रेंड्स तो आपको करना क्या है कि इन सभी में से वो एलिमेंट को चूज करना है जो वापस इस सारे को वापस डिराइव कर सके, क्या परफॉर्म करके, मॉड्यूलो 6 मतलब एडिशन के थ्रू, मॉड्यूलो एडिशन के थ्रू सारा को क्या कर सके, डिराइव कर सके। तो सबसे पहले इसमें जनरेटर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको दिख रहा है कि अगर आप मैक्सिमम जाइएगा तो देखिए इसमें जीरो तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, किसी हाल में नहीं हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप करिए फ्रेंड्स, हमारा जीरो क्यों नहीं हो रहा है, आखिर ये भी तो जनरेटर हो सकता है, क्यों। चलिए पहले आपको ये दूसरी बार बताएंगे, पहले हम इसमें जनरेटर देखते हैं कि हमारा जनरेटर 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एडिशन में आप 1 + 0 करिएगा तो क्या मिलेगा 1, 1 + 2 करिएगा तो क्या मिलेगा 3, 1 + 3 करिएगा तो क्या मिलेगा 4, 1 + 5 करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 1 + 5 करिएगा तो आपको 6 मिल गया। और जैसे ही आपको मॉडुलो के इक्वल पहुंच गया, मॉडुलो 6 दिया हुआ है तो 6 + 6 तो क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेंगे तो फाइंड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ 1 + 1 भी होगा, 1 + 1 ये कितना हो गया 2। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 0 1 2 3 4 और 1 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। क्या सारा डिराइव हो गया जो आपका जी में ग्रुप था, 0 1 2 3 4 5 था ना, तो क्या 1 ऐसा जनरेटर है जो सबको डिराइव कर दे रहा है एडिशन मॉडुलो के थ्रू, कि 1 + 0 करें तो 1, 1 + 2 किए तो 3, 1 + 3 किए तो 4, 1 + 5 किए तो 1 + 5 जैसे ही किए तो 6 आया, 6 मॉडुलो 6 लगाएं क्योंकि मॉडुलो 6 दिया था हमारा, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0, 1 + 1 क्या हो गया 2, 1 + 4 क्या हो गया 5। तो यही था हमारा जनरेटर, यहाँ पे 1 क्या हो गया जनरेटर। फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि जीरो भी तो करेंगे, जीरो भी तो वही आएगा, जीरो हमारा जनरेटर क्यों नहीं, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई जीरो इज नॉट जनरेटर। जीरो हमारा जनरेटर इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि वो किसी में भी ऐड किस लिए किया जाता है, ताकि वो जो होता है अगर किसी भी, जीरो डज नॉट चेंज एनी एलिमेंट व्हेन एडेड टू इट, मतलब किसी भी एलिमेंट को वो चेंज नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जीरो और 1 जीरो किस लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को बनाने के लिए, याद रखिएगा। मतलब जीरो को किसी में भी ऐड करिएगा तो वो चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या करते थे एडिशन में, याद करिए, जैसे कि आपका 0 + क्या था, 0 + 2 रहता था तो 2 बन जाता था, वही तो हमारा होता था आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो। तो बस इतना सिंपल जान लीजिए कि जीरो को जनरेटर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, बस सिंपल सी कुछ बात है। और इसलिए इसमें हमारा 1 के अलावा कोई और मॉडुलो नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई वैल्यू लीजिएगा तो वो ग्रेटर आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू छूट जाएगा। तो समझ में आ गया कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्यों हुआ, और जनरेटर 1 कैसे हुआ, जनरेटर 0 क्यों नहीं हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स। इसी तरह हम क्या करते हैं ना कि अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एडिशन में हम लोग बस ये जो एलिमेंट दिया हुआ उसमें प्लस करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, पावर का काम होता है। चलिए देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा साइक्लिक ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। इसको कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 दे दिया, अब वो रहा है कि साइक्लिक ग्रुप से क्या करिए, जनरेटर को फाइंड करिए। तो इसमें जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि पावर का यूज़ करते हैं। मतलब इसमें हम करेंगे 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, और देखेंगे कि किसका पावर करने से हमारा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा 3। क्यों, क्योंकि अगर आप सबका पावर सेपरेटली करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 की पावर 1 क्या हो जाता है 3, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 हो जाएगा ना। और मॉडुलो 7 से बड़ा हो गया, तो 7 से फिर इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 7 3 21, 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, 2 में से 2 गया 0, तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे। सिमिलरली 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो वापस पहले 18 आएगा, 18 का वापस करिएगा तो फिर से 4 आ जाएगा। यहाँ समझे कैसे हुआ, जैसे 3 की पावर 4 था तो 27 81 81 81 आया, ठीक है। अब 81 को 7 से डिवाइड किए तो 18 बार में हुआ। अब 18 को वापस अभी भी वैल्यू छोटा, जब तक वैल्यू 7 या 7 से छोटा ना आ जाए तब तक मॉडुलो करते रहिए। और जैसे ही वैल्यू आया उससे नीचे 7 से नीचे उसको माइनस किए तो 4 हो गया, मतलब उसका मॉडुलो निकाले। तो समझ में आ गया आपको। सिमिलरली 3 की पावर 5 किए, 3 की पावर 5 आपका आ जाएगा, पहले 12 आएगा उसके बाद 5 आ जाएगा, मतलब 2 बार इसमें करना पड़ेगा मॉडुलो, ठीक है ना। बस यही था। और उसके बाद 3 की पावर 6 जो हो जाएगा, पहले 15 आएगा उसके बाद 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो जनरेटर है वो क्या हो रहा है 3। बस इतना समझिए कि मल्टीप्लीकेशन में जनरेटर हम पावर के थ्रू फाइंड करते हैं, मतलब जी की पावर n, जी हमारा जनरेटर है, जी क्या है 3, 3 की पावर n से हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। और मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं एन जी, मतलब यहाँ पे वो रहता है जो एडिशन करके सबको जनरेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका साइक्लिक ग्रुप, जो जनरेटर को निकालने के लिए यूज़ होता है। और जनरेटर मल्टीप्लिकेशन में पावर के थ्रू निकालते हैं और उसमें एडिशन के थ्रू, एडिशन मॉडलों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक ग्रुप ओवर होता है।
फ्रेंड्स एक बात और सुन लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रुप ऑफ जो आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का अगर आपसे जनरेटर पूछे तो वो ऑलवेज याद रखिएगा 1 और -1 होता है, बस इतना याद रखिएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया -2 -1 0 1 2 कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। तो उसका जनरेटर या तो आइदर 1 होगा और आइदर -1 होगा। 1 और -1 होता है किसका, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है फ्रेंड्स। अब है हमारा परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, लेट पी बी अ फाइनाइट सेट हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। पी एक फाइनाइट सेट है जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। देन 1 1 इंटू मैपिंग फ्रॉम पी टू इट सेल्फ, मतलब 1 1 इंटू मैपिंग होगा पी का खुद से, इट सेल्फ इज कॉल्ड द परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। यहाँ समझिए, जैसे कि यहाँ पे कोई ए सेट था जिसमें एलिमेंट्स 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो ए का खुद से ए से ही क्या हो, 1 1 इंटू मैपिंग हो, मतलब 1 to 1 एलिमेंट्स हो, मतलब एक का डायरेक्शन एक ही से हो, दूसरा का दूसरे से हो, मतलब 1 to 1 की तरफ नहीं आ सकता है। 1 to 1 मैपिंग मतलब हो गया कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, मतलब एक एलिमेंट का एक से ही, दूसरे का एलिमेंट का दूसरे से ही, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये ए का ए से ही जो आप मैपिंग कर रहे हैं वही हो गया 1 1 इंटू मैपिंग। और परमुटेशन ऑफ डिग्री एन यही बोलता है, परमुटेशन यही बोलता है इसमें कि फाइनाइट सेट हो, जैसे कि फाइनाइट सेट हो जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट है और इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 और 2 डिफरेंट है, और उसका क्या हो 1 to 1 मैपिंग खुद से हो, मतलब ए का ए से ही हो, उसी को क्या कहते हैं, परमुटेशन। अब देखिए यहाँ पे p = 1 to 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो P से जब परमुटेशन मैपिंग करेगा तो यही आएगा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये हो गया परमुटेशन। अब आता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, मतलब जितना नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स है, जैसे कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से आप शिफ्टिंग इधर से उधर, उधर से उधर कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल, इट मीन 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 3 2 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। यही बोलता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब कि आप इस 3 एलिमेंट को कितने बार इधर उधर अरेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी है, देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, लेट p be a set consisting of n distinct element, the element of p can be permuted by factorial n, नंबर ऑफ एलिमेंट फैक्टोरियल n से निकल जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना पॉसिबल है, तो फैक्टोरियल n जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया हुआ, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, तो p = 1 to 3 है, तो फैक्टोरियल n यानी कि 6 इसका अरेंजमेंट होगा। तो पहला 1 to 3 का पहले 2 1 3 में किए, फिर 3 2 1, फिर 1 3 2, आप खुद से भी कर सकते हैं 1 2 3, मतलब पोजीशन ऐसे चेंज करेंगे, पहले 2 1 3 कर सकते हैं, 1 2 3 को 2 1 3, फिर 3 2 1, फिर 1 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1, मतलब आप खुद से अरेंज करके देखिए 6 बार में इसका 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बस आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन का अरेंजमेंट कैसे निकलेगा। इसी अरेंजमेंट को फ्रेंड्स, दिस ग्रुप, ये जो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप हुआ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द परमुटेशन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड दी परमुटेशन ग्रुप एंड इट इज डिनोटेड बाई SN, याद रखिएगा। ये था आपका परमुटेशन एंड परमुटेशन ग्रुप। अब देखते हैं इक्वल ऑफ 2 परम्यूटेशन। फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, 2 नंबर में। सपोज करिए कि लेट f एंड g विद 2 परम्यूटेशन है ऑन सेट x, देन f = g, सेट x है जिसमें f = g है, एंड ओनली इफ fx = gx, मतलब जब fx = gx हो जाए सारे वैल्यू के लिए f = g, तब वो आपका इक्वल ऑफ 2 परम्यूटेशन होता है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए क्वेश्चन देखते तो समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका गिवन रहेगा कि x = 1 2 3 4, g = 3 2 1 4, तो कह रहा है f of x = g of x। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे में पोजीशन दिया हुआ है ना, पोजीशन से कंपेयर करें कि एलिमेंट किसका कहाँ है, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है, f of 2 पे x है ना, तो f2 पे x का जगह ये x का वैल्यू दे रहा है, ये x का मतलब पोजीशन जो है ना f of 2 हो गया। फ्रेंड्स समझिए यहाँ पे देखिए, ये हटाइए, यहाँ पे देखिए ये जो x का वैल्यू है 1 2 3 4, इसका ये पोजीशन दिया हुआ है 2 3, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू 2 3 4 1, इट मीन्स कि f of 1 पे वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे f of 1 पे वैल्यू 2 है, f of 2 पे वैल्यू कितना है 3 है। लिख दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा कि f of 1 पे तुम्हारा 2 हो गया, f of 2 पे 3 हो गया, f of 3 पे क्या हो गया 4 हो गया, f of 4 पे क्या हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, f of 1 2, f of 2, मतलब क्योंकि x बराबर ये दिया हुआ है तो fx भी तो ये हो जाएगा, और जहाँ x की जगह पहले 1 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो f1 f2 f3 से निकल जाएगा। f1 = 2 दिया हुआ है, f2 = 3, f3 = 4, और f4 पे कौन आ जाएगा 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ 1 पे क्या है 4, जी ऑफ 2 पे क्या है 1, जी ऑफ 3 पे क्या है 2, नहीं एक सेकेंड यहाँ तो जी ऑफ 1 पे 2 है ना, ये देखिए जी ऑफ 1 पे 2 है ना, तो जी ऑफ 1 पे 2 हो गया, जी ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा 3, जी ऑफ 2 पे क्या हो गया 3, और जी ऑफ 3 पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ 3 पे क्या है 4, तो ये जी ऑफ 3 हो गया, और जी ऑफ 4 पे क्या है फ्रेंड्स, जी ऑफ 4 पे क्या है 1, तो ये हो गया 1 फ्रेंड्स। अब ये कहता है इक्वल ऑफ टू परम्यूटेशन कि ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो, मतलब एफ इक्वल टू जी होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करना है, तो एफ ऑफ 1 बराबर 2 है, तो यहाँ पे क्या जी ऑफ 1 बराबर 2 है, बिल्कुल है। कोरस्पॉन्डिंग अगर f1 fx इक्वल टू जी एक्स, f1 ले रहे हैं तो g भी 1 लेंगे, और दोनों का वैल्यू क्या है 2 है, देख रहे हैं ना। f ऑफ यही कहता है इक्वल ऑफ टू परम्यूटेशन, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा टेंशन लेना है। f2 इक्वल टू क्या है 3, तो अब g के 2 पे भी 3 आना चाहिए, तो है, तो ये आपका g ऑफ क्या है 2 है, ये आपका सिमिलरली g ऑफ 3 है, ये आपका सिमिलरली g ऑफ 4 है। मतलब देखिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, चारों वैल्यू पे इक्वल आ रहा है ना, तो ये आपका इक्वल ऑफ टू परम्यूटेशन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये f3 हो गया, f4 हो गया, कितना पे दिया, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 3 4 1, और सिमिलरली यहाँ पे जी ऑफ 3 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, जी ऑफ 2 3 दिया हुआ है, तो इसी से कंपेयर करेगा तो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगा। और अगर इक्वल नहीं आता है, मान लीजिए इक्वल आपका नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या कर देंगे, जैसे कि सपोज करिए एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, सपोज करिए क्वेश्चन ले रहे हैं f इक्वल टू 6 7 8 9, ठीक है, जिसका पोजीशन दिया हुआ है 9 8 6 7, और एक दिया हुआ है जी जिसकी वैल्यू है 9 6 8 7, और इसका पोजीशन और इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 9 6 7, ये दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालिए सबसे पहले, देखिए एफ ऑफ 1 नहीं सॉरी ये 6 है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ पहले 6 निकालिए, एकदम ध्यान से देखिए जो डाटा दिया हुआ है वो निकालते जाइए। तो एफ ऑफ 6 की जगह क्या है 9, एफ ऑफ 7 की जगह क्या है 8, एफ ऑफ 8 की जगह क्या है 6, तो एफ ऑफ 8 कितना हो गया 6, एफ ऑफ 9 कितना हो गया 7, बस एकदम ऐसे ही करना है। सिमिलरली आप निकालिए जी ऑफ 9, देखिए कितना दिया हुआ है, जी ऑफ 9 कितना दिया हुआ है 8, दिख रहा है ना, जी ऑफ 9 कितना दे दिया 8, जी ऑफ 6 कितना दे दिया 9, जी ऑफ 8 कितना दे दिया 6, जी ऑफ 7 कितना दे दिया 7 ही है, जी ऑफ 7, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या एफ ऑफ 6 जी ऑफ 6 की इक्वल है, देखिए एफ ऑफ 6 9, जी ऑफ 6 9, बिल्कुल इक्वल है, ये जी ऑफ 6 की इक्वल है। क्या एफ ऑफ 7 इक्वल टू 8 है, क्या जी ऑफ 7 भी 8 है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया नॉट इक्वल टू जी ऑफ 7, देख रहे हैं ना, नॉट इक्वल टू आ गया। यहाँ एफ ऑफ 8 इक्वल टू 6 है, जी ऑफ 8 इक्वल टू भी 6 है, यहाँ पे जी ऑफ 6 इक्वल है। एफ ऑफ 9 इक्वल टू 7, यहाँ एफ ऑफ जी ऑफ 9 इक्वल टू 8, नॉट इक्वल है ना, यहाँ जी ऑफ 9 इक्वल नहीं है, तो 2 इक्वल आया 2 अनइक्वल आया, तो फ्रेंड्स इक्वल भी आ सकता है नॉट इक्वल भी आ सकता है, तो कह देंगे हेंस इट इज नॉट अ इक्वल परम्यूटेशन ग्रुप, क्योंकि सारा इक्वल होता है तब कहते हैं कि इट इज इक्वल परम्यूटेशन ग्रुप, तो ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है, हेंस इट इज इक्वल परम्यूटेशन ग्रुप, इट इज नॉट इक्वल परम्यूटेशन ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप भी खत्म होता है। फ्रेंड्स अब हमारा छोटा छोटा टॉपिक बचा है कोसेट, नॉर्मल, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, बस इसको देख लेंगे ओवरव्यू, बस हमारा ये चैप्टर एंड है, ठीक है। देखिए कोसेट क्या कहता है, कोसेट कहता है कि इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है सब ग्रुप है जी का, पहले भी देख चुके हैं, देन फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए वो एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है, तो पूछेगा कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है, तो राइट कोसेट क्या होता है, तो ए और एच, और लेफ्ट में ए आ गया, ए आपका लेफ्ट में आएगा, राइट में आपका ए आगे आएगा। जो ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से, मतलब जो जी का एलिमेंट है कोई ए, तो लेफ्ट कोसेट पूछा, और एच क्या है सबसेट है जी का, मतलब एच इज अ सबसेट ऑफ जी, एंड स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है जी से, तो लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, इस लेफ्ट में स्मॉल ए एच आ जाएगा, मतलब ए वो है जो एलिमेंट है जी का, ए एलिमेंट है जी का, तो ए एच हो गया लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट हो गया आपका एच ए, जहाँ जो एच है ये एच है, जो एच यहाँ पे फिर उसके ये किसके इक्वल होता है, जो लेफ्ट कोसेट आपने स्मॉल ए और कैपिटल एच किया, ये एच आपका ये भी एक ग्रुप है, तो वो स्मॉल एच के इक्वल हो जाएगा, जहाँ ये स्मॉल एच किसका पार्ट होगा एच का, ये ए किसका होगा जी का, ये स्मॉल एच किसका होगा ये कैपिटल एच ग्रुप का, और राइट में एच ए कैसे हो जाएगा, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये जो एच ए है ये एच ये इसका एलिमेंट हो गया और ए किसका हो गया जी का एलिमेंट हो गया, तो राइट में आपका एच ए और लेफ्ट में आपका ए एच, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और कोसेट को डिफाइन करने आ गया तो लिख दीजिएगा इफ एफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, ये लिख दीजिएगा लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट इक्वल टू हो गया, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। हो सके तो आप इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। अब है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, तो अ सब ग्रुप एन ऑफ जी इज नॉर्मल इफ जी ऑफ एन इक्वल टू कैपिटल एन ऑफ जी for all g belongs to g, this means the left coset and right coset are the same। जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। बस ये था इसे नॉर्मल सब ग्रुप में कि जब आपका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इट इज इसेंशियल फॉर डिफाइनिंग कोशेंट ग्रुप्स, याद रखिएगा। नॉर्मल सब ग्रुप का अगर क्लास एग्जांपल पूछ ले तो बोल दिएगा कोशेंट सब ग्रुप। सब ग्रुप आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पढ़ा दिया है, जो 3 को फॉलो करता है, 3 बाइनरी प्रॉपर्टीज को। अब क्या है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या है, होमोमॉर्फिज्म इज अ मैप बिटवीन 2 ग्रुप्स एफ जी टेंड्स टू एच, जी और एच के बीच क्या है, एक मैप है बिटवीन 2 ग्रुप्स जी और एच के बीच में, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जो ए बी है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, और ये जी किससे कनेक्टेड है, एच से, यानी जो 2 ग्रुप है आपस में कनेक्ट है, जी टेंड्स टू एच, मतलब जी एच से टेंड कर रहा है, सच दैट एफ ऑफ ए बी, ए और बी किसका एलिमेंट है, जी का है, और जी किससे बना है, एच से। बस यही है आपका होमोमॉर्फिज्म। बस फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, ये आपको हो सकता है लिखने आ जाए कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, तो लिख दीजिएगा होमोमॉर्फिज्म इज अ मैप बिटवीन 2 ग्रुप एफ सच दैट जी टेंड्स टू एच सच दैट एफ ऑफ ए बी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कैपिटल जी, ठीक है। अब आपका है आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एंड आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एंड आइसोमॉर्फिज्म इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इफ एफ सच दैट जी टेंड्स टू एच इज एन आइसोमॉर्फिज्म देन जी एंड एच आर स्ट्रक्चरली द सेम। अगर स्ट्रक्चरली सेम है, सेम चीज बोला कि जी टेंड्स टू एच इज एन आइसोमॉर्फिज्म देन जी एंड एच आर, बस यहाँ पे डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से जी स्ट्रक्चरली सेम किसका होना चाहिए, एच के, यही बोलता है आइसोमॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल हो गया 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर सॉल्व किया था फ्रेंड्स, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक का एग्जांपल है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म था। ये बस आइसोमॉर्फिज्म में क्या हो गया कि एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, और दूसरी चीज़ ये कि जी एंड एच जो आपका 2 ग्रुप है वो स्ट्रक्चरली सेम है, तो वही होता है आपका आइसोमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट होता है, यूनिट 2 हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके बाय।